ऑल स्टूडेंट्स, आज हम सम्राट डेवलपर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 अनुभाग 3 चैप्टर 2 जलवायु के बारे में हम आपको बताएंगे। जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के औसत परिणाम को जलवायु कहते हैं। जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, आर्द्रता, वायु, वायुदाब, वर्षा इत्यादि। जलवायु के आधार पर संपूर्ण विश्व को 12 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या प्रदेश के अंतर्गत 4 प्राकृतिक प्रदेशों को बांटा गया है। पहला भूमध्यरेखीय प्रदेश या विषुवतीय प्रदेश, दूसरा मानसूनी प्रदेश, तीसरा सवाना घास के मैदान या सूडान तुल्य प्रदेश, चौथा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत 6 प्राकृतिक प्रदेश हैं। चीन तुल्य प्रदेश, नंबर 2 भूमध्यसागरीय प्रदेश, नंबर 3 यूरोपीय तुल्य प्रदेश, नंबर 4 शीतोष्ण घास के मैदान, नंबर 5 सेंट लॉरेंस प्रदेश और नंबर 6 शीतोष्ण मरुस्थलीय वन प्रदेश। शीत कटिबंध के अंतर्गत 2 प्राकृतिक प्रदेश हैं, टैगा प्रदेश और टुन्ना प्रदेश। मौसम किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक मौसमी या वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। मौसम दिन में कई बार परिवर्तित होता रहता है, इससे लोग प्रायः कहते हैं कि आज का मौसम अच्छा है, आज का मौसम बहुत गर्म है, आज का मौसम बहुत ठंडा है। जलवायु के आधार पर भारत की दशाओं को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि आपको विदित होगा कि किसी देश की जलवायु को प्रभावित करने के मुख्य कारक हैं अक्षांश एवं देशांतर। भारत को जब ग्लोब के परिदृश्य में हम देखते हैं तो भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा देश स्थित है। और हमारे देश का जो मुख्य विस्तार है वो 2 कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी 8 डिग्री 4 से लेकर के 23 डिग्री 12 कर्क रेखा तक उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है और 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक हमारा शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अक्षांश किसी देश की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन करती हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि एक अक्षांश पर 111 किलोमीटर बीच की दूरी होती है 2 अक्षांशों के बीच में, और देशांतर 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट की समय होता है। अक्षांश रेखाएं उष्णकटिबंध में 23.5 डिग्री तक, जैसा कि आपको मालूम है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी विषुवतीय प्रदेशों के अंतर्गत इन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। और भारत भूमध्य रेखा से जो दूरी है भारत की वो 876 किलोमीटर है, जिसके कारण भारत के कई सारे प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप
क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश होती है और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अधिक होता है। दूसरा आता है भूमध्य रेखा से दूरी। ग्लोब के परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है उन क्षेत्रों का जो तापमान है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि सूर्य जब उत्तरायण या दक्षिणायण होता है तो भूमध्य रेखीय जो वन प्रदेशों का क्षेत्र है वो सीधे सूर्य के सामने आता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और तापमान अधिक पाए जाने के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। और यही कारण है कि विषुवतीय प्रदेशों के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक हिस्सा आता है और वहाँ पर बहुत अधिक बारिश भी होती है। प्राय आप देखते होंगे चाहे वो अमेजन बेसिन का क्षेत्र हो या कांगो बेसिन का क्षेत्र हो या नील नदी का क्षेत्र हो, अधिक वर्षा होने के कारण संसार की सबसे बड़ी नदियों का उद्गम स्थल इन स्थानों पर है। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तीसरा आता है वायु की गतियां। किसी देश की जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य कारक वायु की गतियां हैं। वायु भी किसी देश की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसा कि आपको मालूम है कि वायु की दो गतियां होती है, स्थायी पवनें और अस्थायी पवनें। स्थायी पवनों में दो होती हैं, जल समीर और स्थल समीर, जो 6-6 महीने में अपनी दिशा को परिवर्तित करती हैं। जल समीर जो पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, ये पवनें प्रायः मध्य सितंबर से लेकर के और मध्य मार्च तक चलती है। जो जल समीर की जो दिशाएं होती हैं वो मध्य मार्च से लेकर के मध्य सितंबर तक चलती हैं, तो जल समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है और स्थल पवनें मध्य सितंबर से मध्य मार्च तक स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और जो स्थली यानी स्थल पवनें जो होती हैं वो शुष्क होती हैं, जिससे इन पवनों के कारण वर्षा कम होती है। भारत में जो भी वर्षा होती है वो जल समीर के द्वारा होती है, क्योंकि जल समीरें जब सागर से स्थल की ओर चलती है तो ये अपने साथ आर्द्रता लेकर के चलती हैं और भारत में बारिश करती हैं, जिसके कारण भारत मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। और भारत में प्रायः गर्मियों के महीने में ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इसमें अस्थायी पवनें भी एक अवरोधक का कार्य करती हैं। भारत में अस्थायी पवनों में पछुआ पवनें, पूर्वी पवनें, जेट वायवीय धाराएं, लू इत्यादि पवनें होती हैं जो वर्षा में एक गतिरोधक का कार्य करती है। यदि स्थायी पवनों के सापेक्ष ये पवनें नहीं चलती हैं तो वर्षा की मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे भी किसी देश की जलवायु प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी। जिन स्थानों जो समुद्र से दूर होते हैं उनमें वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और समुद्र से लगे हुए जो इलाके होते हैं उनमें वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण जलवायु का प्रभाव होता है। वर्तमान समय में जैसा कि आपने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान अम्फन ने दस्तक दी है और भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय स्थानों पर बहुत अधिक बारिश हुई है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र तटीय इलाकों से इनका दायरा दूर होता चला जाता है, वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाती है। जेट वायवीय धाराएं। जैसा कि आपको विदित होगा कि जब बंगाल की खाड़ी से मानसूनी पवनें उड़ती हैं और भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं तो एक शाखा गारो खासी पहाड़िया से टकरा करके म्यांमार की ओर बढ़ जाती है और एक शाखा
भारत में बांग्लादेश होकर के प्रवेश करती है और जड़ वायवीय धाराएं जो होती हैं ये ऊपरी सतह पर उड़ती हैं और जब ये हिमालय के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाती है तो इनमें उच्च वायुदाब का केंद्र होने के कारण इनमें पुनः जल धारण करने की क्षमता हो जाती है। तो ये मैदानी क्षेत्रों में बारिश कम करती हुई लेकिन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक बारिश करती है, जिसके कारण वहाँ का तापमान कम रहता है। अगला पॉइंट आता है पॉइंट स्थिति एवं उच्चावच। ग्लोब में जैसे कि भारत की स्थिति को आप देखते हैं तो भारत का 8 डिग्री 4 से लेकर के 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जो भी पर्वतीय इलाके होते हैं वो शुष्क होते हैं क्योंकि इनकी अधिक ऊंचाई नहीं होती है और गर्म क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ का तापमान जो होता है वो अधिक होता है। लेकिन कर्क रेखा के ऊपरी हिस्से में 23.5 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक और भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में उपोष्ण के अंतर्गत आता है क्योंकि इस इलाके का जो क्षेत्र होता है वो अधिक ऊंचाई में है, जिसके कारण हिमालय की जो अधिकांश चोटियाँ हैं वो बर्फ से ढकी रहती हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि जैसे जैसे हम स्थलीय क्षेत्र से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर का तापमान कम रहता है और जैसे जैसे चूँकि ऊंचे वाले जो इलाकों में है वो सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर तापमान कम होता है और हिमालय शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण अधिक ऊंचाई होने से अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो बर्फीले इलाकों में और सर्दियों में तो तापमान वहाँ पर बहुत अधिक माइनस पे चला जाता है। लेह का टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन गर्मियों के समय में भी लगभग -10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और भारत का द्रास या सियाचिन का जो इलाका है वहाँ पर पूरे वर्ष माइनस में टेम्परेचर रहता है। शेष भारत में गर्मियों के समय में जो उष्णकटिबंध के अंतर्गत जैसे आपका पश्चिमी राजस्थान का इलाका है जहाँ पर धौलपुर है या गंगानगर है, यहाँ पर गर्मियों के समय में +50 से अधिक टेम्परेचर हो जाता है और खासकर चूँकि कर्क रेखा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही परिवर्तनशील है, यहाँ पर सबसे अधिक जलवायु का परिवर्तन होता है। और आप जानते हैं कि भारत का जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा के नीचे का जो इलाका है वहाँ पर गर्मियों के समय में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है और जैसे जैसे हम हिमालयी क्षेत्र की ओर बढ़ते चले जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ओवरऑल जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, लेकिन भारत चूँकि 2 कटिबंधों में स्थित होने के कारण गर्म कटिबंध और ना अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म के कारण भारत संसार की सारी जलवायु को समेटे हुए है। इसी कारण भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में कहीं पर अधिक ठंडी, कहीं पर अधिक टेम्परेचर, किन्हीं स्थानों पर बहुत अधिक बारिश और किन्हीं स्थानों पर सम जलवायु रहती है। ये सारी विभिन्नता भारत जैसे देश में पाई जाती है। इसलिए एशिया में 75 कंट्री होने के बावजूद भी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में जलवायु का परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। अगला आता है उपरितन वायु। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में जो वायु पवने हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर हवाएं जो चलती हैं वो बहुत तेज चलती हैं। इसीलिए बार्नौली का सिद्धांत कहता है कि जब इन इलाकों पर कोई एक स्विंग बॉलर गेंदबाजी करता है तो गेंद स्विंग करती है, बहुत फास्ट जाती है, लेकिन जैसे जैसे मध्य के क्षेत्रों में हम जाते हैं तो मिट्टी शुष्क होती चली जाती है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पर हवाओं की दशाएं भी कम होती है, जिसके कारण मिट्टी शुष्क हो जाती है। और भारत जैसे देश में
जो मध्य के क्षेत्र हैं, आप देखते होंगे क्रिकेट की भाषा में जब वहाँ पर क्रिकेट का मैच होता है तो बॉल स्विंग नहीं करती है, स्पिन करती है, क्योंकि मिट्टी शुष्क हो जाती है। एल नीनो भारत की जलवायु को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक एल नीनो है। एल नीनो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उठने वाली एक चक्रवाती घटना है जिसके कारण जलवायु प्रभावित होती है, और भारत में भी कभी कभी एल नीनो का प्रभाव होता है जिससे मानसून की स्थिति भी उसमें परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी अधिक बारिश होती है और कभी कभी सूखे की घटना भी घटित हो जाती है। आगे इसका चैप्टर्स का जो विस्तार है वो आगे ऑनलाइन क्लास में आपको पुनः बताएंगे।